नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय एआई स्टार्टअप्स की बैठक। पीएम ने नैतिक, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित एआई मॉडल अपनाने पर दिया जोर। संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा डालने के मामले में मुश्किल में फंसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ईडी पहुंची हाईकोर्ट। सीएम पर लगाया अहम सबूत उठा ले जाने का आरोप। भाजपा ने पद के दुरुपयोग की कही बात। भारत आने वाले वर्षों में भी बना रहेगा दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट हुई जारी। सोमनाथ में शुरू हुआ अटूट आस्था के 1000 वर्ष का पर्व। पीएम ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को बताया भारत के अडिग संकल्प की अभिव्यक्ति। कहा, हमारी शाश्वत आस्था को नहीं डिगा सके आक्रमणकारी। विमेंस प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण कल से होगा शुरू। मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा प्रतियोगिता का पहला मैच। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ राउंड टेबल बैठक की। बैठक में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तहत एआई फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के तहत चयनित 12 भारतीय एआई स्टार्टअप्स शामिल हुए। ये स्टार्टअप्स स्वास्थ्य सेवा, मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मटेरियल रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स और इंजीनियरिंग सिमुलेशंस जैसे विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स ने देश में एआई सेक्टर में तेजी से हो रही प्रगति और इसके व्यापक भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित किया। बैठक में शामिल स्टार्टअप्स ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह निर्माता हैं। पीएम ने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल्स में स्थानीय और स्वदेशी कंटेंट के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुखता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय एआई मॉडल्स नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी हों और डेटा प्राइवेसी के सिद्धांतों पर आधारित हों। पीएम ने स्टार्टअप्स को आश्वासन दिया कि सरकार उनके एआई मॉडल्स की सफलता के लिए पूर्ण सहायता देगी। पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा डालने का नया मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी जब कोलकाता में छापेमारी करने पहुंची तो खुद ममता बनर्जी बाधा डालने पहुंच गईं। ईडी ने इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है, जहां कल इस मामले पर सुनवाई होगी। इस मामले में बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया है, तो ईडी के काम में बाधा डालने के लिए टीएमसी सरकार को घेरा है। बंगाल चुनाव से पहले राज्य की सियासत इस मामले पर गर्मा गई है। पिछले कई महीनों से पश्चिम बंगाल संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा डालने का अखाड़ा बना हुआ है। पहले एसआईआर की प्रक्रिया को अवरुद्ध करने की नाकाम कोशिश हुई। अब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के काम में बाधा डालकर राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल गुरुवार को एक संगठित गिरोह के खिलाफ फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के सिलसिले में जांच करने पहुंची ईडी की कार्रवाई से ममता बनर्जी इतना बौखला गई कि वे सीधे छापेमारी वाले स्थान पर पहुंचकर सरकारी काम में अड़चन डालने की कोशिश की। ईडी ने आईपैक कोलकाता के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापा मारा तो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। तो वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी को घेरते हुए प्रतीक जैन के दफ्तर से कई अहम सबूत उठा ले जाने का आरोप लगाया। अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना ये अपराध है। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चला गया उसमें सारे तथ्य है।
इस सारे जुर्म में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। इलीगल लोग या क्रिमिनल एक्टिविटीज जिस तरह से लोग करते हैं, उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हुई है। वो संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, उसके खिलाफ बोलना हो, चाहे ईडी या कोर्ट के खिलाफ बोलना, उनका यही एक्टिविटीज है। ममता के रवैये से ईडी की कार्यवाही में आई अड़चन के खिलाफ एजेंसी ने हाई कोर्ट का रुख किया। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने के आरोप लगाए। मामले में न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी। एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के आने तक कार्यवाही शांतिपूर्ण और पेशेवर तरीके से चल रही थी। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवासीय परिसर में दाखिल हुई और दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं। इससे पहले ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्यवाही पर ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए सवालों के बीच बयान जारी कर कहा कि ये तलाशी सबूतों पर आधारित है और किसी भी राजनीतिक संगठन को निशाना नहीं बनाया गया है। तलाशी पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 समेत कुल 10 स्थानों पर जारी है। ये मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। तलाशी में इस मामले में कैश जनरेशन, हवाला ट्रांसफर वगैरह से जुड़े कई ठिकानों को शामिल किया गया है। किसी भी पार्टी ऑफिस की तलाशी नहीं ली गई है। ये तलाशी किसी भी चुनाव से नहीं जुड़ा है और मनी लॉन्ड्रिंग पर रेगुलर कार्रवाई का हिस्सा है। तलाशी पूरी तरह से तय कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार की जा रही है। कुछ लोग, जिनमें संवैधानिक अधिकारी भी शामिल हैं, 2 जगहों पर आए, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से घुस गए और डॉक्यूमेंट्स छीन लिए। ईडी के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आप तो खुद एसआईआर के चलते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये ईडी सीबीआई और आईपैक के ऊपर जो हमला हुई, उसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। एक साथ दोनों केस ले लीजिए। आपकी तिलस्मी बखूबी मालूम है, तिलस्मी दिखा के सबसे बचा लो खुद को और सारे आईपैक को बचा लो। ये जो केस है, ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है। ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। गुरुवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही में ममता बनर्जी के द्वारा रुकावट पैदा करने के ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ममता बनर्जी शारदा मामले में सीबीआई की कार्यवाही के दौरान राजीव कुमार के घर में पहुंचकर जांच में बाधा डाल चुकी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्यवाही को ममता बनर्जी राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने का आदेश दिया है। भाजपा कह रही है कि संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की ये कोशिश है, जिससे ममता बनर्जी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में स्कूली छात्राओं ने शिक्षकों की कमी को लेकर ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम मेदिनीपुर के नेताई में तृणमूल कांग्रेस की सभा के दौरान राज्य सरकार की कन्याश्री योजना की लाभार्थी स्कूली छात्राओं ने स्कूलों में शिक्षकों की मांग को लेकर आवाज उठाई। इस कार्यक्रम में तृणमूल मंत्री बीर बाहा हांसदा और पार्टी नेता जयप्रकाश मजूमदार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर चुनावी मंच से सामाजिक विकास के उदाहरण के तौर पर कन्याश्री परियोजना का उल्लेख करती रही हैं, लेकिन उसी योजना से जुड़ी छात्राओं का सार्वजनिक मंच पर शिक्षकों की मांग उठाना सरकार के लिए असहज स्थिति माना जा रहा है। इस घटना का वीडियो साझा करते हुए भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये विरोध ये बताता है कि अब स्कूली छात्र भी सत्ता के डर से ऊपर उठकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर राज्य में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को तेज करेंगे। कोलकाता में डॉक्टरों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश की लगभग 63 करोड़ आबादी यानी करीब 40% लोग कवर हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हेल्थ कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की अनुमति नहीं दी। I was the health minister last time. I came out with the Ayushman cards, but I came to know that those Ayushman cards were
torn and thrown into the drain. It was not allowed. I told Mamta ji, what is there for their poor people? This is a portable mechanism. लेकिन ममता दी को क्या समझाए, कौन समझाए? होबे ना, करबे ना। वेस्ट बंगाल में भी होबे ना को होबे होबे होबे। और यहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत आएगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आइए अब बात करते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। सोमनाथ मंदिर में 3 दिन चलने वाला सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। तो 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने भी अपनी सोमनाथ यात्राओं की पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। तो बड़ी संख्या में लोग सोमनाथ पर्व में शामिल होने के लिए पहुंच भी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज विशेष पूजा अर्चना में शिरकत की। गुजरात के गिर सोमनाथ में गुरुवार को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण 3 दिन तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ। इस वर्ष ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक 1000 वर्ष पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस ऐतिहासिक घटना की 1000वीं बरसी पर सोमनाथ नगरी एक बार फिर आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के संदेश के साथ देश दुनिया को जोड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा, साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को नहीं टिका सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ शेयर करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की। उस वर्ष 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया था। 2001 के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि 1951 में ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और KM मुंशी जी के साथ ही कई महान विभूतियों के प्रयास अत्यंत उल्लेखनीय रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में हम 1951 में हुए भव्य समारोह के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी स्मरण कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमनाथ मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के महत्व को रेखांकित किया। 11 तक होने वाला ये 4 दिन का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जो बाद में पूरे वर्ष भर भारत में भारत की इस अदम्य चेतना और भारत की अदम्य जिजीविषा, जिसको दबाने कुचलने के अनेक वर्षों तक प्रयास किए गए, अनेक शताब्दियों तक प्रयास किए गए। इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकार नाद का जाप हो रहा है। पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में ढल गया है। मंदिर के समुद्र तट पर खड़ी नावों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। श्रद्धालुओं की सुविधा और बड़ी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए हर दिन 4 अलग-अलग शहरों से एक ट्रेन सोमनाथ पहुंच रही है। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी सोमनाथ आ रहे हैं। भगवान श्री सोमनाथ दादा के पूजा अर्चना दर्शन के बाद, ट्रस्ट की बैठक में भाग लेने के बाद महाआरती में खुद भगवान सोमनाथ जी की महाआरती में मौजूद रहेंगे।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इसके साथ ही पूरे साल होने वाले कई आध्यात्मिक कार्यक्रम और आयोजनों की शुरुआत भी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से 8 जनवरी से 11 जनवरी तक सोमनाथ में मनाए जा रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़ने की अपील की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर की भव्यता और आकर्षण को प्रदर्शित करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा कि सोमनाथ महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ सनातन संस्कृति व आध्यात्मिक गौरव की अक्षुण्ण विरासत भी है। बीते 1000 वर्षों में इस मंदिर पर कई हमले हुए, लेकिन ये हर बार उठ खड़ा हुआ। यह हमारी सभ्यतागत अमरता और कभी हार न मानने की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इसे मिटाने की कोशिश करने वालों के नामो निशान मिट गए, लेकिन ये मंदिर आज और भी वैभवता के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिकता बताती है कि ऐसे हमले हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते, क्योंकि हर बार और भी भव्यता और दिव्यता के साथ उठ खड़ा होना सनातन संस्कृति की मूल प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 वर्ष होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने का निर्णय लिया है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी तक सनातन संस्कृति की अविरलता और जीवटता का संदेश पहुंचाया जा सके। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पवित्र मंदिर का ट्रस्टी हूं। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि आप भी आज से 11 जनवरी तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़ें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान और आतंकवादी ढांचे के उन्मूलन में अब तक मिली उपलब्धियों का जायजा लिया गया। अमित शाह ने आतंकवाद रोधी अभियानों को मिशन मोड में जारी रखने और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद नितिन गडकरी ने पत्रकारों को बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राहवीर योजना लाई जा रही है। क्या है राहवीर योजना और क्या हैं इसके फायदे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय राहवीर योजना बहुत जल्द शुरू करने जा रहा है, जिसमें किसी भी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाएंगे। साथ ही घायल के इलाज का 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का खर्च इंश्योरेंस के जरिए केंद्र सरकार वहन करेगी। राहवीर योजना को बहुत जल्द प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। मीडिया से मुखातिब भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। देश में कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है किसी भी रोड पर, केवल एनएच पर नहीं, और इसमें अभी पहली बात जो इसको एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको हमने राहवीर बोला है और उसको हम 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे। दूसरी बात, कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट, पब्लिक, सरकारी, कोई भी, उसको जहां एडमिट किया जाएगा वहां मिनिमम 7 दिन का 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा हम देंगे। उसका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से ये पैसा, इंश्योरेंस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है और ये पैसा इंश्योरेंस की तरफ से हम उनको देंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि स्लीपर कोच बसों में आग लगने की खबरें लगातार प्रकाश में आ रही हैं, जिसमें बसों के बॉडी के निर्माण में कई तरह की विसंगतियों की खबर मिलती है। इसे रोकने के लिए अब ऑटोमोबाइल कंपनियां ही बस की बॉडी का निर्माण नियम कानून के तहत कराएंगे, ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। परिवहन मंत्रियों की बैठक में दुर्घटनाओं को रोकने पर राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का संकल्प जहां दोहराया गया, वहीं संसद के आगामी सत्र में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर जमकर चर्चा भी हुई, जिसमें सड़क सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा,
व्यापार सुगमता और वाहन नियमों में सुधार का प्रस्ताव है। रोड एक्सीडेंट देश की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिन रात मशक्कत भी करते हैं। इसी कड़ी में राहवीर योजना लाने की तैयारी नितिन गडकरी कर रहे हैं, जिसमें घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले नौजवान को मिलने वाली 25,000 की प्रोत्साहन राशि उनके लिए प्रेरणा का काम करेगी, तो 1.5 लाख की राशि जिन घायलों को मिलेगी उनकी जिंदगी भी बच सकेगी। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। रेलवे वर्ष 2026 में बड़े स्तर पर सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को रेल भवन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर 52 हफ्तों में 52 सुधार लागू करने का फैसला किया। रेल मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों का उद्देश्य दक्षता, शासन व्यवस्था और सेवा वितरण को बेहतर बनाना है। बैठक में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। मंत्रालय ने बताया कि रेलवे हादसों की संख्या 2014-15 में 135 से घटकर 2025-26 में 11 रह गई है और इसे एकल अंक में लाने का लक्ष्य है। इसके लिए एआई और एडवांस तकनीक के जरिए सुरक्षा, रखरखाव और परिचालन को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की स्किलिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग की गुणवत्ता और ऑनबोर्ड सेवाओं में सुधार पर भी फोकस रहेगा। बैठक में अवसंरचना विकास और यात्री केंद्रित पहलों की समीक्षा करते हुए रेलवे ने सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गुजरात के गांधीनगर में 8 से 10 जनवरी तक राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य देश के खनन क्षेत्र के सशक्त, टिकाऊ और आत्मनिर्भर भविष्य पर चर्चा करना है। शिविर के एजेंडे में खनिज अन्वेषण, उन्नत टेक्नोलॉजी, आपूर्ति, सुरक्षा और मूल्यवर्धन जैसे विषय हैं। साथ ही आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू खनन इकोसिस्टम मजबूत करने पर भी जोर रहेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में 220 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जो भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नई परियोजनाओं के तहत चेन्नई और कामराजर बंदरगाहों पर तटीय सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों की परिचालन क्षमता को बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से ही आज भारत के 9 प्रमुख बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 100 की सूची में शामिल हो चुके हैं। ये बंदरगाह प्रदर्शन के मामले में कई विकसित देशों से आगे निकल गए हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में देश की बंदरगाह क्षमता अब दोगुनी हो गई है। इसके और जहाज़ों का टर्न अराउंड समय 50% तक घट गया है। वहीं अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो परिवहन में 700% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बंदरगाह अधिनियम 2025 से समुद्री व्यापार में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति प्लेटफॉर्म ने छत्तीसगढ़ के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को नया जीवन दिया है, जिससे ये प्रोजेक्ट अब देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। भूमि अधिग्रहण और कानूनी अड़चनों को पार कर कैसे ये प्रोजेक्ट सफलता की मिसाल बन चुका है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म से
आज जमीनी स्तर पर विकास की नई तस्वीर पेश हो रही है। लंबे समय से अटकी लटकी तमाम परियोजनाएं धरातल पर उतरकर लोगों का जीवन संवार रही हैं। ऐसी ही एक परियोजना है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एनटीपीसी की लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट न केवल ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि सीएसआर के जरिए ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की राह इतनी आसान नहीं थी। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 को 2009 में मंजूरी मिली थी। हालांकि तमाम कानूनी अड़चनों की वजह से परियोजना समय से शुरू नहीं हो सकी। देखते ही देखते 13 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हो पाई। इसके पीछे वजह बनी भूमि अधिग्रहण और कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ी दिक्कतें। फिर ये योजना आई प्रगति के दायरे में और पीएम मोदी ने एक बैठक में इसकी समीक्षा की। इसके बाद लगातार निगरानी और बैठकों से समस्याएं दूर हुई, परियोजना ने रफ्तार पकड़ी और यूनिट शुरू हुई। एनटीपीसी लारा परियोजना न सिर्फ एनटीपीसी अपितु पूरे भारत देश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके तहत स्टेज 1 में 1600 मेगावाट की इकाइयां कार्यरत हैं एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस तरह के परियोजना कार्य में काफी लागत आती है, अतः इन परियोजनाओं का समयबद्ध पूरा होना बेहद आवश्यक है। इस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रगति प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट देश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ है। यहाँ पे 800 मेगावाट की 2 यूनिट है। यहाँ से जो बिजली जनरेट हो रही है उसका 50% बिजली छत्तीसगढ़ को जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, एमपी ये सब को भी बिजली जा रही है। तो इससे हमारा जो कंटिन्यूअस जो 24/7 जो बिजली प्रोवाइड करने का जो गवर्नमेंट का जो है वो इस यूनिट के जरिए फुलफिल हो रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी लारा सीएसआर फंड के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को मशरूम की खेती से आत्मनिर्भर बना रहा है। कम लागत और स्थायी आमदनी की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को भी मजबूती देती है। इससे न केवल ग्रामीण आजीविका मजबूत हुई है, बल्कि पोषण और स्थायी रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री की सक्रिय निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और जमीनी असर। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसकी जीवंत मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वैश्विक आर्थिक सुस्ती के संकेतों और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2026 में 6.6% और 2027 में 6.7% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की घरेलू मांग में मजबूती और सरकारी निवेश इसके आर्थिक प्रदर्शन को सहारा देंगे। इसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ और वैश्विक मंदी के नकारात्मक प्रभावों से उबरने में सक्षम रहेगी। साथ ही भारत में हालिया कर सुधार और मौद्रिक नीति में ढील से आर्थिक गतिविधियों को अतिरिक्त समर्थन मिलने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि चीन और अमेरिका की वृद्धि दर इस दौरान कम रहने का अनुमान है, जबकि वैश्विक वृद्धि 2026 में सिर्फ 2.7% और 2027 में 2.9% तक सीमित रहने की संभावना जताई गई है। इसके बावजूद भारत की मजबूत घरेलू मांग और सार्वजनिक निवेश उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता प्रदान करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत की आर्थिक वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल उम्मीद के रूप में सामने आ रही है। Yes, our global projections indicate India will continue to grow faster than all the other major economies. Although the globally growth will slow from 2.8 to 2.7% annually, India, which was growing about 7.4% in 2025, will grow at 6.6% in 2026, according to our estimates, and then 6.7% in 2027, which will continue to make it the fastest growing major economy. ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाला ये एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार मेला है।
करीब 1,20,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में फैले इस एक्सपो में दुनिया के 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। साथ ही निवेश, निर्यात, नियमन, AI, स्वचालन और खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र पर के एक्सपर्ट भी भाग ले रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। इंडस फूड 2026 की शुरुआत ग्रेटर नोएडा में हो गई है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और TPCI के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर कि दुनिया भर के करीब 120 के करीब जो देश है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर शामिल हो रहे हैं। साथ ही तमाम तरह के उत्पादों को यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है और साथ ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किस तरीके से नवाचार हो रहे हैं, किस तरीके से नए नए प्रोडक्ट जो हैं वो आ रहे हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। यूरोप, अमेरिका, बात मिडिल ईस्ट, तमाम अगर हम जो कॉन्टिनेंट की बात करें कि वहाँ के देश इस पर शामिल हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर भारत का जो है रिप्रेजेंटेशन बहुत ही खास है। यहाँ पर भारत की जो इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की, वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर उन्होंने अपना शोकेस किया है। यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं और भारत की बढ़ती ताकत दिखाता है ये एक्सपो की, किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत जो है लगातार ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ रहा है और वर्ल्ड के फूड बास्केट बनने की ओर भारत किस तरीके से अग्रसर है, वो इस तरीके से एक्सपो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जहां पर कि भारत की कंपनियां और भारत के जो फूड प्रोसेसिंग की टेक्निक है वो यहां पर एक ही छत के नीचे प्रदर्शित की गई हैं। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और आइए अब बात करते हैं VV जी राम जी की। विकसित भारत के लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर देशव्यापी विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता लोगों को कानून के प्रावधानों और उसके लाभों की जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में पंजाब सहित कई राज्यों में सियासी हलचल तेज हो गई है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी विशेष जागरूकता अभियान जारी है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सीधे जनता से संवाद कर इस कानून को गरीब, मजदूर और ग्रामीण भारत के हित में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। पंजाब में भी इस अभियान के तहत भाजपा नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर कानून के फायदे गिनाए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कानून मजदूर वर्ग को बेहतर मजदूरी और सम्मानजनक जीवन देने के लिए बनाया गया है, लेकिन आप सरकार को गरीबों के कल्याण से परेशानी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस कानून को ग्राम स्वराज की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर ही विकास कार्य होंगे और तकनीक के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पहले बिल था जो मनरेगा का बिल था, उसमें बहुत त्रुटियां थी। इस बार जी राम जी में हम लोगों ने व्यवस्था किया है कानूनी रूप से कि 125 दिन का काम उनको देना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि विकसित गांव से विकसित राष्ट्र बनाना। कानून के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के इस अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीबों एवं गांवों के विकास का विरोध करती है। ये जो बिल है इससे गांव के विकास की गारंटी है, गरीब को रोजगार की गारंटी है, ज्यादा दिहाड़ी की गारंटी है, 100 से 125 दिन की गारंटी है। विकसित भारत जी राम जी देश हित में है, गरीब हित में है, गांव हित में है और गरीब के कल्याण के लिए है। कांग्रेस राम के नाम का और गरीब के काम का विरोध कर रही है। भाजपा का कहना है कि देशव्यापी जागरूकता अभियान के जरिए वो गांव-गांव तक विकसित भारत जी राम जी कानून की सच्चाई पहुंचाएगी। लेकिन इसके साथ ही शुरू हुए कांग्रेस के विरोध को देखते हुए आने वाले दिनों में सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने आप नेता आतिशी पर सिख धर्म गुरुओं के अपमान का आरोप लगाते हुए उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की है, तो आप नेताओं ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर गलत वीडियो प्रचारित करने का आरोप लगाया है।
इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच विधानसभा की कार्यवाही में जोरदार गतिरोध देखने को मिला। सिख धर्मगुरुओं के अपमान को लेकर बीजेपी ने विधानसभा के बाहर भी आतिशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। आतिशी के सिख गुरुओं के अपमान से जुड़े कथित फर्जी वीडियो को लेकर बीजेपी और आप विधायक सदन में आमने सामने आ गए। बीजेपी की ओर से आप विधायक आतिशी की बर्खास्तगी की मांग की गई, तो वहीं आपने कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। आप विधायकों ने इस वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताते हुए भाजपा पर गंभीर साजिश रचने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर गुरुओं का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाते हुए बर्खास्तगी की मांग की। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि स्पीकर को पत्र लिखकर आतिशी की सदस्यता रद्द करने का अनुरोध किया है। इतना बड़ा पाप उन्होंने किया है जो गुरुओं के अपमान का, उस विषय के प्रति जो सदस्यों की भावनाएं, उनका आक्रोश है, उनके अंदर जो क्षोभ है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को माफी भी मांगनी चाहिए। सिर्फ विधानसभा ही नहीं, भाजपा ने कालकाजी विधायक कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और कालकाजी के सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। 9वें गुरु के बारे में जब चर्चा चल रही थी विधानसभा में, तो वहां पर वो जिस प्रकार की टिप्पणी करती है, तो भारत की अस्मिता पर सिख कौम के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपमानित करने वाला उनका बयान था, जानबूझकर दिया गया है। सारी चर्चा बड़ी पॉजिटिव हो रही थी। उतने में खड़े होकर आतिशी जी कहती है कि आप इस सदन में कुत्तों की चर्चा करते हो, गुरुओं की चर्चा करते हो, मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग करा, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर आप विधायक पोस्टर लेकर और नारे लगाते हुए विधानसभा में दाखिल हुए और कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। आप विधायकों ने कपिल मिश्रा पर गलत वीडियो प्रसार करने का आरोप लगाया। आप विधायक मुकेश अहलावत ने आतिशी के खिलाफ आरोपों और मामले से संबंधित वीडियो के सर्कुलेशन के बारे में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र भी लिखा। ये केवल गुमराह करने के लिए, एक धर्म की राजनीति करने के लिए ये इस टाइप की प्रोपेगेंडा करके सदन को रोक रहे हैं। इस विवाद की जड़ मंगलवार को सदन में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा के दौरान हुई, जहां भाजपा का आरोप है कि आतिशी ने प्रदूषण जैसे मुद्दे को प्राथमिकता देने की बात कहकर गुरुओं का अपमान किया। हालांकि आतिशी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा ने उनके मूल वीडियो में छेड़छाड़ की है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी को शुरू हुआ और 8 जनवरी तक चलना था, मगर सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी देने के फैसले में प्रक्रियागत खामियों का आरोप लगाया है। वहीं अदालत ने समिति के सामने पेश होने की तारीख आगे बढ़ाने की जस्टिस वर्मा की मांग को भी खारिज कर दिया है। दरअसल जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित जांच समिति को चुनौती दी है। उनका कहना है कि जब 21 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया गया था, तो जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत दोनों सदनों की मंजूरी के बिना कोई एक सदन समिति नहीं बना सकता। चूंकि राज्यसभा ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, इसलिए लोकसभा द्वारा समिति गठित करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 32 के तहत जस्टिस वर्मा तभी दखल दे सकते हैं जब वो अपने अधिकारों के हनन को साबित कर सके। एनसीसी कैडेट्स ने गुरुवार को दिल्ली में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी के लिए देश भर से आए 500 से अधिक कैडेट्स ने अपने अनुभव साझा किए और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। इस कार्यक्रम में 17 एनसीसी निदेशालयों के कैडेट्स शामिल हुए। एनसीसी में सेकेंड ईयर का कैडेट हूँ और यहाँ पे पंजाब डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। एंड सर, एयर चीफ से मिलना अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि नॉर्मली आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स को देखें वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे सीनियर ऑफिसर्स के साथ, लेकिन जिस टाइप का एक्सपोजर हमें एनसीसी में मिलता है वो बहुत अच्छा है आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। ऑलरेडी हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ें जो हमारे यूथ है
उसमें डिसिप्लिन और मोटिवेशन देती है सर। आरडीसी में मैं गार्ड ऑफ ऑनर से आई हूँ, गार्ड ऑफ ऑनर में सेलेक्ट भी हुई एंड अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है, देन विजिट भी होती हैं। आज हमारे एयर चीफ की विजिट थी, वो आए थे, देन मैं उसमें पायलटिंग कर रही हूँ। सर आई एम फीलिंग वेरी एनलाइटेड एंड वेरी थ्रिल्ड आफ्टर मीटिंग द एयर चीफ मार्शल। So it is a lifetime opportunity. Many other people don't get this opportunity in their whole life, and it is my privilege to meet with them, and even I handshake also. Yeah, he's a great personality. We have been here for 4 months. We have been training, and the hard works have come to end. But after meeting him, he's a great personality, and yes, for sure I am motivated to join the Indian Air Force. And before meeting him also, it was my dream that I should join the Indian Air Force and become a pilot. And after meeting him, it has boosted me a lot. गणतंत्र दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस वर्ष लगभग 1,90,000 स्कूलों से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों ने भाग लिया, जो अब तक की सबसे अधिक भागीदारी है। राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेताओं का चयन किया गया है, जिसमें प्रारंभिक स्तर से 25, मध्य स्तर से 25 और माध्यमिक स्तर से 50 विजेताओं को चुना गया है। इन विजेताओं को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 10,000 रुपये नकद और गणतंत्र दिवस 2026 परेड में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस वर्ष प्रोजेक्ट वीर गाथा में पहली बार वीडियो प्रारूप जैसे वीडियोग्राफी, एंकरिंग, रिपोर्टिंग और कहानी सुनाने को शामिल किया गया। छात्रों ने कैलिंग के राजा खारवेल, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज और 1857 के विद्रोही नेताओं सहित महान भारतीय योद्धाओं पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। विदेशों में स्थित 91 स्कूलों के 28,000 से ज़्यादा छात्रों ने इस पहल में भाग लेकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। कुल 4,020 प्रविष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ 100 को सुपर 100 विजेता के रूप में चुना गया। वीर गाथा की शुरुआत 2021 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। तब से ये पहल देश और विदेश में छात्रों के बीच देशभक्ति और वीरता की भावना फैलाने में प्रेरणास्पद साबित हो रही है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि लंदन के सादिक खान और न्यूयॉर्क के नवनियुक्त जोहरान ममदानी की तर्ज पर मुंबई में मुस्लिम मेयर की बढ़ती मांग शहर पर कम्युनिस्ट इस्लामी गठबंधन के पुराने सपने को फिर से उजागर कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मालवीय ने लिखा कि कई विपक्षी दल मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने में लगे हैं। ऐसे समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहम कदम उठाते हुए घोषणा की है कि मुंबई के अगले मेयर मराठी और हिंदू होंगे। उन्होंने 1993 और 26/11 के आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि शहर ने सुरक्षा में लापरवाही की भारी कीमत चुकाई है। मालवीय ने मुंबई में लगातार घटती हिंदू आबादी पर भी चिंता जताई। मालवीय ने TISS की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 1961 में मुंबई की आबादी में हिंदू 88% थे और मुस्लिम केवल 8% थे। 2011 तक हिंदू आबादी घटकर 66% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 54% रह सकती है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% तक पहुंच सकती है। मालवीय ने बताया कि आगामी BMC चुनाव केवल स्थानीय प्रशासन का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि मुंबई का भविष्य किसके हाथ में होगा। तो मुंबईचा महापौर कोण होणार असा मुद्दा देखील आला। मी परवा स्पष्ट सांगितला, मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। मिजोरम के राज्यपाल VK सिंह ने आइजोल स्थित लोक भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित एस्थर लाल दुहावमी हनामते को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने एस्थर को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता मिजोरम ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। मिजोरम की 9 वर्षीय गायिका एस्थर लाल दुहावमी हनामते को कला एवं संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। उन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान 26 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया था।
भारत ने वर्ष 2040 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य तय किया है। ये जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) की मैनेजमेंट काउंसिल के चेयरमैन A.S. किरण कुमार ने दी। A.S. किरण कुमार अहमदाबाद स्थित PRL परिसर में आयोजित खगोलीय सोसाइटी ऑफ इंडिया (ASI) के 5वें सिंपोजियम के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2040 तक भारत कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम देगा। इसी समय सीमा में भारत चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने और अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में चंद्रयान मिशन का अगला चरण लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर लैंडर और रोवर मिशन के लिए जापान के साथ सहयोग पर भी काम चल रहा है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री कुलमान घिसिंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को अपना इस्तीफा सौंपा। घिसिंग के इस इस्तीफे को 5 मार्च को निर्धारित संसदीय चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दाखिल करने की तैयारी के तहत देखा जा रहा है। इस्तीफे के बाद आयोजित एक प्रेस वार्ता में घिसिंग ने दावा किया कि वो किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं और उज्यालो नेपाल पार्टी और आरएसपी के बीच हुआ समझौता अभी औपचारिक रूप से लागू नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के इतिहास में अंतरिम और चुनावी सरकारों के प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़े हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कथित तौर पर उन मंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा था जो चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। कुलमान घिसिंग उन्हीं में से एक हैं। फरीदाबाद में गुरुवार को स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल फुटसल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस चैंपियनशिप में 20 राज्यों के 230 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को फरीदाबाद में स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल फुटसल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह के साथ समावेशिता, प्रतिभा और खेल भावना का जश्न देखने को मिला। इस इवेंट में देश भर से विशेष रूप से सक्षम एथलीट एक साथ आए। इस समारोह में हरियाणा सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। नई ऊंचाइयां छूने का काम कर रहा है, चाहे देश के अंदर टूर्नामेंट हो चाहे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उससे ज़्यादा मेडल भारत ले रहा है और बच्चों को एक मुख्य धारा में लाने का काम, उनको इंक्लूजन के साथ साथ इक्वलिटी का जो संदेश इस गेम के थ्रू जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। इस अवसर पर स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा, स्पेशल ओलंपिक भारत दिल्ली के अध्यक्ष उपासना अरोड़ा और स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश शुक्ला और मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के उपाध्यक्ष अमित भल्ला मौजूद थे। उनकी मौजूदगी ने खेल के जरिए एथलीटों को सशक्त बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को उजागर किया। Not in competition. So we want more and more such children to participate in sports. So we have done well in all the sports activities previously, and we are sure that our athletes will do wonders and bring laurels for the country. But it is a very good opportunity for all these athletes that they have come here. So for international level, we have organized this national level futsal, and I think after some time you will see futsal will be again a very, very popular game among all our games like we are doing football. इस चैंपियनशिप में 20 राज्यों के 230 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये नेशनल चैंपियनशिप 2027 के स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स के लिए एक तैयारी के तौर पर भी काम करेगी, जो सैंटियागो, चिली में होने वाले हैं। डीडी न्यूज के लिए फरीदाबाद से नारायण सिंह की रिपोर्ट। विमेंस प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण 9 जनवरी से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल 5 फरवरी को बड़ोदरा में होगा। भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक वनडे विश्व कप जीत के बाद महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन महिला क्रिकेट के बढ़ते कद
और लोकप्रियता की एक और मजबूत मिसाल पेश करने जा रहा है। 9 जनवरी से शुरू हो रही इस प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में गत विजेता मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। 5 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 22 मैच होंगे जो 28 दिन तक चलेंगे। लीग स्टेज के बाद 3 फरवरी को एलिमिनेटर और 5 फरवरी को फाइनल मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट के मैच सिर्फ 2 जगह नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। हर टीम लीग स्टेज में 8 मैच खेलेगी। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान की टीमें एलिमिनेटर में भिड़ेंगी। इस बार दर्शकों को एक ही दिन में 2 मुकाबलों का मजा मिलेगा। 10 और 17 जनवरी को डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2-2 मैच खेले जाएंगे। नए सीजन से पहले कप्तानी में भी बदलाव देखने को मिले हैं। दिल्ली कैपिटल्स की कमान अब टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स संभालेंगी। वहीं यूपी वॉरियर्स की कप्तान मैग ग्लैनिंग होंगी, जिन्होंने इससे पहले दिल्ली को लगातार 3 बार फाइनल तक पहुंचाया था। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स ने अपने कप्तान में कोई बदलाव नहीं किया है। अब तक के 3 सीजन में मुंबई इंडियंस सफलतम टीम रही है। टीम ने तीनों बार प्लेऑफ में जगह बनाई और 2 बार खिताब जीता। 2024 में जरूर टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। उस समय टीम को एलिमिनेटर में आरसीबी के खिलाफ हार मिली थी। गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स अब तक एक भी फाइनल नहीं खेल सकी हैं। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस, 2024 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और 3 बार की रनर अप दिल्ली कैपिटल्स को इस बार भी खिताब का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। टूर्नामेंट की विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए और रनर अप को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, सबसे ज्यादा छक्के और बेस्ट स्ट्राइक रेट के लिए 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।